यूक्रेन के बीच युद्ध को 2 महीने से अधिक समय हो गया है और इस युद्ध के जल्द खत्म होने की उम्मीदें दूर दूर तक अब कहीं नहीं दिखाई दे रही। वैसे तो शुरू से ही ये कहा जा रहा है कि नेटो से नजदीकियां ही यूक्रेन पर हमले की वजह है, लेकिन क्या सिर्फ यही सच है या जंग की वजह कुछ और ही है? क्या है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की असली वजह? क्या नेटो से यूक्रेन की नजदीकियां ही युद्ध की असली वजह है? व्हाइट गोल्ड ने कराया रूस यूक्रेन वॉर। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों की तस्वीरें दुनिया पिछले 2 महीने से देख रही है। न रूस रुकने को तैयार है, न ही यूक्रेन झुकने को। पिछले 2 महीने से हर कोई नेटो और यूक्रेन के संबंधों को जंग की असली वजह मान रहा है, लेकिन क्या यही युद्ध का पूरा सच है या पूरा सच जमीन के नीचे छिपा है? जी हाँ, जमीन के नीचे। हम बात कर रहे हैं खनिज संपदा की, जिसका अकूत भंडार यूक्रेन में है, जिसमें शामिल है लिथियम, जिसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। अब इस लिथियम को युद्ध की असली वजह क्यों माना जा रहा है? इसके लिए आपको लिथियम के बारे में समझना होगा, ताकि आप समझ सकें कि लिथियम को व्हाइट गोल्ड क्यों कहा जाता है। लिथियम एक केमिकल मेटल है जो चांदी की तरह सफेद रंग का होता है और पिछले कुछ वर्षों से इससे बैटरियां बनाई जा रही हैं, जिसका इस्तेमाल स्मार्टफोन, लैपटॉप से लेकर कार तक में किया जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर में लिथियम की मांग बढ़ी है। लिथियम की मांग की एक बड़ी वजह यह भी है कि इसे तेजी से कम होते पेट्रोल, डीजल और कोयले का विकल्प माना जा रहा है, वो भी उस दौर में जब दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ रही है। सौर और वायु ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ऐसे में बिना सूरज के उगे और हवा के चले भी इसकी ऊर्जा को स्टोर करने में लिथियम बैटरियों की मांग बढ़ने वाली है। अब सवाल ये है कि लिथियम बैटरी ही क्यों? तो इसका सीधा जवाब है इसकी खूबियां। लिथियम बैटरियां ज्यादा ताकतवर और हल्की होती हैं और दूसरी बैटरियों की तुलना में अधिक वक्त तक चलती हैं। लिथियम बैटरियों की स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा होती है, जो तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार के लिए मुफीद है। जाहिर है एनर्जी के इस भविष्य को दुनिया पहचान चुकी है। ऐसे में हर देश लिथियम रिजर्व करने की होड़ में है। लिथियम का सबसे बड़ा भंडार है यूक्रेन में, जिसे रूस अपने कब्जे में लेना चाहता है। यूक्रेन के विशेषज्ञों की माने तो यूक्रेन का ज्यादातर लिथियम भंडार पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके और मध्य यूक्रेन के क्यूरोबोहरादी में होने का अनुमान है। और शायद यही वजह है कि पिछले 2 महीनों में रूस ने सबसे बड़ी जंग इन्हीं इलाकों में छेड़ रखी है। और अब रूस इन इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा करके इस व्हाइट गोल्ड को अपना बनाना चाहता है, ताकि उसका लिथियम खजाना दुनिया में सबसे बड़ा हो सके। रूस के पास अब भी 10 लाख टन लिथियम भंडार होने का अनुमान है और 2014 से ही वो इसे वैकल्पिक एनर्जी के रूप में देख रहा है। और अब उसकी नजर 2030 तक ग्लोबल लिथियम मार्केट में 10% हिस्सेदारी की है, जिसके लिए यूक्रेन का यह अकूत भंडार उसके लिए बेहद जरूरी है। लिथियम की मांग और कीमतों के 4 साल के आंकड़ों को देखें तो ये समझना कठिन नहीं होगा कि दुनिया भर की कंपनियों ने लिथियम को समझना शुरू कर दिया है, जो साबित करता है कि आने वाला युग लिथियम युग होने वाला है। 2018 में
बैटरी ग्रेड लिथियम की कीमत 1301 रुपए प्रति किलो थी, जो 2020 में गिरकर 612 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। लेकिन 2021 में इसकी कीमत फिर 1301 रुपए प्रति किलो हो गई, जो 2022 में 5 गुना बढ़कर 6200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। हालांकि रूस के पास अब भी लिथियम का बड़ा भंडार है, लेकिन वो अपनी इस ताकत को और बढ़ाने में जुटा है, जिसके लिए वो चिली में लिथियम प्रोजेक्ट में 51% शेयर खरीद रहा है। अर्जेंटीना की लिथियम फर्म में 15% हिस्सेदारी ले रहा है। बोलीविया में $300 मिलियन का न्यूक्लियर सेंटर बना रहा है। साथ ही जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी लिथियम खदान में 51% हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रहा है। क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में रूस का ये विस्तार अब यूक्रेन तक पहुंच गया है, जहां के खनिज खजाने उसको दुनिया के ताकतवर मुल्कों में शामिल कर सकते हैं। और यही वजह है कि हमले लगातार जारी हैं। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि यूक्रेन पर रूस के हमलों की वजह सिर्फ लिथियम ही है, लेकिन इतना जरूर है कि नेटो से यूक्रेन की नजदीकियां तो बहाना है, व्हाइट गोल्ड भी रूस का निशाना है। और यूक्रेन की धरती पर लड़ी जा रही जंग के चलते रूस एक साथ कई देशों के निशाने पर है और अब रूस पर आरोप लगा है कि उसने बल्गेरिया और पोलैंड की गैस सप्लाई रोक दी है, जिसके बाद रूस की तरफ से बयान आया कि गैस को लेकर ब्लैकमेलिंग के जो आरोप रूस पर लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। तो आखिर आरोप प्रत्यारोप के बीच की ये कहानी क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। ब्लैकमेलिंग के आरोपों पर रूस का पलटवार। दिमित्री पेस्कोव का बड़ा दावा। झूठे हैं मॉस्को पर लगे गैस के लिए ब्लैकमेलिंग के आरोप। रूस इस वक्त पश्चिमी देशों, नेटो और यूरोप के लिए किसी विलन से कम नहीं। यूक्रेन पर हमले के बाद से दुनिया की नजरें पुतिन के एक एक कदम पर टिकी हुई हैं। यही वजह है कि रूस भी अपने ऊपर लगातार लग रहे आरोपों को लेकर चौकन्ना बना हुआ है। इस बार क्रेमलिन प्रवक्ता ने उन आरोपों पर पलटवार किया है, जिसमें रूस पर यह आरोप लगाया गया कि पोलैंड और बुल्गारिया की गैस सप्लाई रोककर पुतिन ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है, मॉस्को पर गैस के लिए ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाना गलत है, क्योंकि रूस की दिग्गज कंपनी गैसप्रोम ने पोलैंड और बुल्गारिया को गैस की सप्लाई रोक दी थी। इतना ही नहीं, दिमित्री पेस्कोव ने यह भी कहा, रूस एक भरोसेमंद ऊर्जा सप्लायर है, रूस ब्लैकमेलिंग में शामिल नहीं है। दरअसल रूस चाहता है कि गैस की सप्लाई का पैसा रूबल में भुगतान किया जाए, जबकि बुल्गारिया और पोलैंड दोनों ही इस मुद्दे पर रूस के साथ राजी नहीं हुए, जिस वजह से रूस की बड़ी गैस सप्लाई करने वाली कंपनी गैसप्रोम ने बुल्गारिया और पोलैंड में गैस निर्यात रोक दिया। जिसके बाद यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा, गैसप्रोम ने जो ऐलान किया वो रूस द्वारा ब्लैकमेल करने की कोशिश थी। दरअसल रूस पर गैस की निर्भरता का डेटा बताता है कि यूरोपीय देश पोलैंड की रूस पर 40% निर्भरता है, जबकि 77% निर्भरता बुल्गारिया की है। ये इतनी निर्भरता है कि अगर लगातार ऐसे ही रहा तो दोनों देशों के सामने कई चुनौतियां आ सकती हैं। बावजूद इसके पोलैंड और बुल्गारिया ने रूस के इस कदम से नहीं डरने का मन बना लिया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री का यह बयान उसी हौसले की बानगी है। ये कार्रवाई रूस के खिलाफ वार्सा द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का बदला है। पोलैंड गैस कटौती से नहीं डरेगा। दूसरे देशों से गैस आपूर्ति तय करने के वर्षों के प्रयासों की बदौलत देश ऊर्जा संकट से सुरक्षित है। इसी तरह बुल्गारिया ने भी रूस के दबाव के आगे न झुकने का ऐलान किया है। बुल्गारिया के पीएम किरिल पेटकोव ने कहा है, गैस आपूर्ति का इस तरह ठप किया जाना सीधे सीधे ब्लैकमेलिंग है। हम इस तरह के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। जाहिर है अब रूस और यूक्रेन की जंग में
प्रतिबंधों पर भी आर पार होने लगा है, क्योंकि रूस किसी भी कीमत पर उन देशों से बदला लेना चाहेगा जिन देशों ने जंग के चलते उस पर पाबंदियां लगा रखी हैं। और वहीं रूस की धमकियों की रेंज और स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। पुतिन के विदेश मंत्रालय के दफ्तर से ब्रिटेन सहित तमाम नेटो देशों के लिए धमकी आई है। रूस ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वाले देशों के सैन्य अड्डों पर हमला किया जा सकता है और इसके अलावा कीव में ब्रिटेन के दूतावास भी रूस के निशाने पर आ सकते हैं। यूक्रेन की बर्बादी का काम तो हो चुका, अब ब्रिटेन की बारी है। ये धमकी रूस की है, ये धमकी पुतिन की है। रूस के हमले में यूक्रेन के शहर खंडर बन गए, लेकिन यूक्रेन रूस का अकेला टारगेट नहीं है। अब अगर नेटो देशों ने दखलंदाजी की तो उन पर अटैक होगा। ये धमकी पुतिन के ऑफिस से आई है। पुतिन 9 मई की विक्ट्री डे परेड से पहले जीत का जश्न देखना चाहते हैं, लेकिन नेटो देशों की हथियारों वाली मदद रास्ते का कांटा बनी हुई है। इससे महाशक्तिशाली रूस अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। यही वजह है कि रूस ने ब्रिटेन और नेटो देशों पर हमले की धमकी दी है। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने साफ-साफ कहा है कि रूस यूक्रेन को हथियार देने वाले ब्रिटेन समेत तमाम नेटो देशों पर हमला कर सकता है। नेटो देश कीव को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, उसे रोकने के लिए उन देशों के सैन्य अड्डों पर हमला किया जा सकता है। अगर ब्रिटेन कीव में दोबारा अपना दूतावास खोलता है तो रूस ब्रिटेन के राजनयिकों को टारगेट पर ले सकता है। धमकी के पीछे रूस ने तर्क दिया है कि नेटो देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं और इसकी वजह से यूक्रेन में मौत और खून खराबा हो रहा है। तो क्या ये विश्व युद्ध का अलर्ट है? हालत ये है कि रूस के कुछ एंकर ने भी लाइव प्रसारण में ब्रिटेन पर हमले की खुली चेतावनी दी है। रूस की धमकी के बाद वहां की मीडिया में ब्रिटेन पर किस हथियार से अटैक किया जाएगा उस पर बहस होने लगी। रूसी मीडिया का कहना है कि ब्रिटेन पर सरमत मिसाइल से अटैक किया जा सकता है। सरमत मिसाइल रूस का सबसे शक्तिशाली मिसाइल है। रूस ने सरमत मिसाइल का परीक्षण कुछ ही दिन पहले किया था। Потому что, как выясняется, один Сармат минус одна Великобритания, а то они что-то совсем хамят. Ну, у нас все по плану идет, в принципе. Значит, всего у нас будет 46 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат». 46, значит, ну, то есть они станут в те шахты, где стоит воевода. Это там все планово, и здесь вопросов нет. रूस से जो धमकियां आ रही हैं वो ऐसी हैं। रूसी मिसाइलों और ब्रिटेन के शहरों के नाम लिखकर रखे गए हैं और किसी ट्रिगर का इंतजार किया जा रहा है। अगर ब्रिटेन ने यूक्रेन को हथियारों की मदद नहीं रोकी तो रूस ब्रिटेन समेत नेटो देशों पर भी हमला कर देगा। यानी जो युद्ध अब तक प्रॉक्सी वॉर कहा जा रहा था उसे रूस अब खुलकर करना चाहता है और ऐसा हुआ तो यूक्रेन युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा। ये वही बात है जो रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कही थी। Все делают заклинания, что мы ни в коем случае не должны допустить Третьей мировой войны. Опасность серьезная, она реальна, ее нельзя недооценивать. Правило поведения, тогда был канал общения, который... रूस की धमकी को समझना भी जरूरी है। इसी महीने की 10 तारीख को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे थे और राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ जिस तरह वो कीव की सड़कों पर घूम रहे थे उससे संकेत मिले कि ब्रिटेन पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को NLAW लाइट एंटी टैंक वेपन दिए। 12 किलोग्राम का ये सिस्टम 800 मीटर तक सटीक निशाना बनाता है। इसकी मदद से यूक्रेन ने रूस के कई टैंक बर्बाद कर दिए। ब्रिटेन ने अब तक 3600 NLAW लाइट एंटी टैंक वेपन यूक्रेन को दिए। ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टार स्ट्रीक मिसाइल सिस्टम भी दिया है। ये शॉर्ट रेंज मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है।
14 किलोग्राम की ये डिफेंस सिस्टम 7 किलोमीटर तक मार कर सकती है। कंधे पर रखकर इसे हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज को निशाना बनाया जा सकता है। ब्रिटेन के ये हथियार रूसी टैंक और हेलीकॉप्टर के लिए काल बन गए हैं। यूक्रेन की सेना ने ब्रिटेन के इस हथियार से रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। इससे रूस में गुस्सा है और इसका बदला लेने की बात कह रहा है। लेकिन रूस अगर ब्रिटेन या फिर नेटो के किसी एक देश पर भी हमला करता है तो ये महायुद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा।